हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972। इसके पहले मैं 3 वीडियो दे चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम सेक्शन 4 को पढ़ेंगे। तो अधिनियम का चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 10 तक है और धारा 4 से 10 को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनसे सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं और गलत होते हैं। इस बात का मैं दावा करता हूँ। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है या जो लोग एक्ट पढ़ तो पूरा डाले हैं लेकिन एक्ट को समझ नहीं पाए, तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे सेक्शन 4 to 10 जो हैं वो एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसके लिए हम वीडियो शुरू करने के पहले एक टर्म है सेक्शन 3 में, चूंकि सेक्शन 3 काफ़ी लेंदी है, लगभग 17 ऐसे टर्म्स हैं जो इस एक्ट में यूज किए गए हैं और उनको उस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो उससे संबंधित एक शब्द है सुधार, और सुधार अधिनियम की धारा 3N में परिभाषित किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि सुधार का मतलब क्या है, सुधार के अंदर क्या क्या है, ये आप जान लीजिए। चूंकि सुधार पूछा जाता है, ये टर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो सुधार का मतलब है कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन, मकान में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन करके किराएदार को उसकी सुविधा में बढ़ोतरी या किराएदार की सुख सुविधा की व्यवस्था और अच्छी हो जाती है परिवर्धन या परिवर्तन से, तो इसे सुधार कहते हैं। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वर्ष में अगर ऐसा परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है या कोई मकान में मरम्मत की जाती है और इस मरम्मत का खर्च मकान के किराए के 2 माह से अधिक की धनराशि होती है। यहां ध्यान रखना है कि मकान का जितना भी किराया है, मासिक किराया है, तो अगर उस मरम्मत में इतना धन व्यय हो जाता है जितना कि उस मकान के 2 माह के किराए की राशि से अधिक होता है, तो यह कार्य सुधार के अंतर्गत आएगा। परिवर्धन या परिवर्तन तो आएगा ही अगर किसी प्रकार की मरम्मत भी किसी वर्ष कर दी जाती है और उस मरम्मत में जो धनराशि खर्च होती है वो धनराशि मकान के किराए, मासिक किराए के 2 गुने से अधिक है, 2 गुने से अधिक धनराशि है, तो फिर वह मरम्मत भी सुधार के अंतर्गत आएगा। यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, तो एकदम कंफर्म कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं धारा 4। धारा 4 में यह बताया गया है, अपनी भाषा में अगर हम समझें, कि कोई भी मकान मालिक पगड़ी नहीं लेगा, अग्रिम धनराशि जमा नहीं कराएगा। किससे? किराएदार से। तो चैप्टर 2 किराए का विनियमन करता है। धारा 4 से 10 किराए को रेगुलेट करते हैं, इसलिए सेक्टर का हेड है रेगुलेशन ऑफ रेंट, इसलिए इसका हेड ये रखा गया है। तो धारा 4 में स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है और निषेध करके ये कहा गया है कि कोई भी धारा 4 कोई भी अधिलाभ का निषेध करती है और सामान्यतः देय किराए
समानतः देय किराए से संबंधित है ये धारा, हमारी धारा 4। तो धारा 4 में बताया गया किराया कौन सा लिया जाएगा और क्या नहीं लिया जाएगा। तो मोटी सी बात है, पगड़ी नहीं ली जाएगी, अग्रिम धनराशि नहीं ली जाएगी, कोई भी मकानदार किराएदार से या किराएदार को बसाने के लिए किराए से अधिक कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं करेगा, किराए से अतिरिक्त कोई धनराशि का भुगतान किराएदार नहीं करेगा। और किराएदार की भी जिम्मेदारी है कि किराएदार कोई भी सिकमी किराएदार अगर रखता है तो उससे भी वह अग्रिम धनराशि नहीं स्वीकार करेगा, उससे भी कोई अधिलाभ नहीं लेगा और न ही स्वीकार करेगा। दोनों बातें हैं। तो मकान मालिक भी नहीं करेगा और किराएदार भी नहीं करेगा। मकान मालिक किराएदार से नहीं लेगा और किराएदार अगर सिकमी किराएदार रखता है तो उस किराएदार से भी नहीं लेगा। सिकमी किराएदार का मतलब है उप किराएदारी, यानी कि हमने कोई मकान किराए में ले लिया, इसके बाद हमने उसके कुछ हिस्से में जो हमसे अतिरिक्त है उसमें हमने किसी को किराए पर रख लिया। तो ये जो हम चूंकि किराएदार हैं और हमने ही अपने हिस्से के किसी भाग को अपने किराए में लिए गए मकान के किसी भाग को किराए पर फिर से उठा दिया, तो ये उप किराएदारी कहलाएगी, ये सिकमी किराएदार कहलाएगा जो जिसको हम रखेंगे। तो ये सिकमी किराएदार होता है। तो अगर हमने भी सिकमी किराएदारी दी है तो हम उससे भी कोई भी अग्रिम धनराशि अधिलाभ न तो लेंगे न ही स्वीकार करेंगे। हमसे भी हमारा मकान मालिक पगड़ी नहीं लेगा। इसका निर्देश धारा 4(1) में किया गया है। धारा 4(2) में यह भी बताया गया है कि धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9 का और धारा 10 में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी व्यवस्था की गई, इन व्यवस्था के सिवा पहले तो इन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यदि ये व्यवस्था जो हमारे अधिनियम में की गई हैं, इनके सिवा किसी भी भवन का किराया, यहां ध्यान देने की बात है, पहले तो ये रेगुलेट कर रही हैं तो 5, 6, 7, 8, 9 का और 10 ये लागू होंगे। यदि इनके सिवा किसी भवन के लिए कोई देय किराया तय करना है तो देय किराया वह होगा जो मकानदार और किराएदार के बीच में तय किया गया है, परस्पर सम्मत किराया है, एग्रीड रेंट पहले से ही तय है दोनों के बीच में, तो फिर वह किराया होगा। अगर एग्रीड रेंट नहीं है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई तय नहीं है, ऐसा निकल करके आता है, तो फिर अगर एग्रीड रेंट नहीं है तो फिर मानक किराया ही देय होगा। और मानक किराया का अवधारण धारा 9 के अंतर्गत जो भी होगा वो मान्य होगा। तो धारा 4(1) में निषेध किया गया है पगड़ी न लेने का, अधिलाभ न लेने का, न स्वीकार करने का मकान मालिक को भी, और अगर कोई सिकमी किराएदारी पर कोई किराएदार दे रहा है तो उस किराएदार को भी निषेध किया गया है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है, 5, 6, 7, 8, 9 का और 10। इनकी व्यवस्था के सिवा यदि कोई किराया दे है तो फिर या तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई सम्मत किराया है वह, अगर सम्मत किराया नहीं है तो फिर मानक किराया ही दे होगा, ये बताया गया है। अब धारा 4(1) में स्पष्ट कर दिया गया है, तो ये धारा 4(1) आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं, पगड़ी नहीं लेगा मकान मालिक किराएदार से, और कोई भी किराएदार अगर उप किराएदारी पर देता है तो उससे नहीं लेगा।
और धारा 4(2) में कहा गया कि सम्मत किराया है, तो फिर अगर सहमत किराया है, सम्मत किराया है दोनों के बीच में, तो फिर वह किराया देय होगा। यदि यह व्यवस्था नहीं है, यदि दोनों सहमत नहीं है, दोनों के बीच में कोई सम्मत किराया नहीं है, तो फिर मानक किराया ही देय होगा, जो धारा 9 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। अब धारा 5 और 6 की बात कर लेते हैं। हमने धारा 4(1) और धारा 4(2) की बात की। अब हम धारा 5 और 6 की बात कर लेते हैं। तो धारा 5 और 6 को हम देखें तो धारा 5 ये कहती है कि पुराने मकान में किराए में वृद्धि। तो अगर मकान पुराने का मतलब है अधिनियम के पहले और बाद से मतलब है। तो ये कहा गया कि यदि मकान मालिक अधिनियम लागू होने की दिनांक से, अगर अधिनियम लागू हो गया है, जिस दिनांक को लागू हुआ है उस दिनांक से 3 माह का लिखित नोटिस देगा किराएदार को, और 3 माह का लिखित नोटिस देकर के ही किराए में वृद्धि कर सकता है। और किराए में वृद्धि वो उतनी ही कर सकता है कि यदि मानक किराया तय किया जाए तो उससे अधिक ना हो। ये यहां पर एक लिमिट कर दी गई कि पुराने मकान में जो किराए की वृद्धि होगी, पहली बात तो ये कि मकान मालिक किराएदार को 3 महीने की अग्रिम नोटिस देगा, इसके बाद वो वृद्धि कर सकता है। लेकिन वृद्धि उस सीमा तक ही कर सकता है कि वह किराया मानक किराए से अधिक ना हो जाए। इस बात का हमको याद रखना है। तो ये धारा 5 में स्पष्ट किया गया। तो अभी हमने देखा धारा 5। अब हम धारा 6 देखेंगे। धारा 6 का जो हेड है वो सुधार का किराए पर क्या प्रभाव होगा, ये बेयर एक्ट में बनाया गया है। इसको हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स ऑन रेंट। तो लेकिन हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नए भवनों में किराए में वृद्धि, इसको कह सकते हैं। चूंकि जब भी किसी भवन में सुधार होगा, सुधार की परिभाषा हम देख चुके हैं, अगर उसके अंतर्गत आता है तो उसे नए भवन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, नए भवन को मान करके ही उसमें किराएदारी अधिनियम लागू किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 5 पुराने भवनों के संबंध में लागू होती है, या हम देख सकते हैं उस संबंध में, और धारा 6 को हम नए भवनों के संबंध में देख सकते हैं। तो धारा 6 कहती है कि जो भी किराए में वृद्धि होगी वो किराएदार की सहमति से होगी और विधि के प्रवर्तन के अनुसार होगी, ये बात कहती है। और मुख्य बात कहती है, ये यहाँ ध्यान देने की बात है, चूंकि जो 3 माह का नोटिस का समय धारा 5 में है, वही टाइम धारा 6 में भी है। अब यहाँ पर धारा 6 में ये कहा गया है कि अगर भवन में कोई सुधार, कोई मरम्मत की गई है तो विधि की अपेक्षा के अनुसरण में किराएदार को 3 माह के भीतर ऐसा नोटिस दिया गया हो। ये ध्यान रखना, 3 माह के भीतर ऐसा नोटिस दिया गया हो और भवन के मासिक किराए में उक्त दिनांक से ऐसी वृद्धि करने की सूचना दी गई हो, तो उस दिनांक से वह वृद्धि कर सकता है। उसका भी एक लिमिट है, कितनी कर सकता है। धारा 5 में भी हमने देखा, सुधार में भी हमने देखा वृद्धि के संबंध में, अब यहाँ पर भी देखेंगे। ये वृद्धियाँ किराए में ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह से हैं, इसलिए आप इनमें बराबर अंतर समझ लीजिएगा। इसमें कहा गया कि जो भी सुधार की वास्तविक लागत आई है उसका 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। किराए में जो वृद्धि होगी, मासिक किराए में जो वृद्धि होगी, तो जितनी भी लागत आपका सुधार में आया है, इम्प्रूवमेंट में आया है,
उस धनराशि का 1% ही आप मासिक किराए में वृद्धि कर सकते हैं। और इसी अनुक्रम में आपका मानक किराया भी बढ़ जाएगा। अगर आपका मानक किराया लग रहा था तो जो सुधार का 1% है वो मानक किराए में जुड़ करके मानक किराया भी उसी अनुक्रम में बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर धारा 6 स्पष्ट करती है। तो धारा 6 के अंदर जो मुख्य बातें हैं, जो भी वृद्धि होगी किराएदार की सहमति से होगी, विधि के प्रवर्तन से होगी या विधि के अनुसार होगी, विधि की अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ेंगी। किराएदार को जो भी उसने मरम्मत कराया है और वो किराया बढ़ाना चाहता है तो वह 3 माह के भीतर ऐसा नोटिस उसने किया हो और उस दिनांक से किराए में वृद्धि कर सकता है। लेकिन कितनी कर सकता है? 1% की कर सकता है। किसका 1% होगा? जो भी सुधार में खर्च आया है, लागत आई है, उस खर्च का, उस लागत का 1% तक की वृद्धि कर सकता है और तदनुसार मानक किराया भी बढ़ जाएगा। ये धारा 6 कहती है। धारा 7 टैक्स के बारे में है। तो लायबिलिटी टू पे टैक्सेस की बात करती है धारा 7 सेक्शन 7। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक किराएदार किराए के भवन के संदर्भ में कर अदा करने के लिए दायी होगा यदि शर्त लगी है, शर्त पूरी करनी होगी। शर्त क्या है? यदि मकान मालिक तथा किराएदार के मध्य कोई संविदा हो तो उसके अनुसार, अगर संविदा हो तो संविदा लिखित रूप में होना चाहिए, जैसे कि जल कर हो गया, गृह कर हो गया। और धारा 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि मकान का किराया 25 रुपए मासिक से अधिक नहीं है तो कोई कर किराएदार को दे नहीं होगा। कितना कम है यहाँ पर? तो ये 25 रुपए याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पेपर जब उसे टफ करना होता है या बहुत इजी करना होता है तो कुछ इस तरह के वो क्वेश्चन उलझाने वाले लगता है, जहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अंदाजा से तुक्का मार के आ जाते हैं। सही हो गया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। तो इस तरह से धारा 7 टैक्स के संबंध में है, ये आप याद रखिएगा। अगर भवन का मासिक किराया 25 रुपए से अधिक नहीं है तो उसे फिर कोई भी कर नहीं देना है। तो इसका मतलब है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि भवन का किराया 25 रुपए मासिक से अधिक है तो किराएदार को टैक्स पे करने की लायबिलिटी होगी। सहमति संविदा होनी चाहिए और अगर संविदा कोई है तो वो लिखित रूप में होनी चाहिए। यह विधि की अपेक्षा है। तो ये भी यहाँ पर हमने बात कर ली। अब धारा 8 आती है, सेक्शन 8 आता है। सेक्शन 8 बात करता है अगर किसी भी तरह का विवाद, मानक किराए की धनराशि इत्यादि के संबंध में अगर कोई विवाद है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो उसके लिए उपचार क्या है? तो धारा 8 उपचार की बात करती है, रेमेडी देती है आपको। तो किराएदार को ये रेमेडी देती है कि यदि कोई विवाद मकान मालिक और किराएदार के बीच में है तो कैसे कैसे विवाद हो सकते हैं। ये करीब 7 ऐसे विवाद हैं जो इस कानून में गिनाए गए हैं। तो अगर इस तरह के कोई विवाद हैं जो 7 में से किसी भी तरह का है तो फिर उनको उपचार है। वो उपचार सेक्शन 10 में है, अभी हम उसको देखते हैं। तो इसको एक बार काउंट कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला तो है कि मानक किराए के निर्धारण के संबंध में यदि कोई विवाद है दोनों के बीच में, तो या फिर अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत किराए में वृद्धि के संबंध में कोई विवाद है, अधिनियम के धारा 6 के अंतर्गत जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, धारा 5 पढ़ी है, उस संबंध में अगर कोई विवाद है दोनों के बीच, या धारा 6 के संबंध में के अंतर्गत कोई विवाद है दोनों के बीच, या धारा 7 के अंतर्गत करों के संबंध में कोई विवाद है दोनों के मध्य, तो ये यहाँ तक तो आपको पता ही है, इतना पढ़ लिया है।
इसके बाद धारा 16 के अंतर्गत निर्मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो इसको लेकर के कोई विवाद है, या धारा 21 के अंतर्गत कोई भी आदेश किया गया है, उस आदेश से वो पीड़ित हैं, या फिर कोई ऐसा आदेश जो धारा 24(2) के अंतर्गत पारित किया गया हो, तो धारा मानक किराए के निर्धारण धारा 9 आ गया, ये आप देख लेंगे। धारा 5 आपको पता है, 6 पता है, 7 पता है, 8 विवाद के बारे में बताती है, तो 8 को तो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। 8 के अंतर्गत तो ये सारी बातें रखी हुई हैं, ठीक है। धारा 16, धारा 21 और धारा 24(2) ये आपको याद रखना है। धारा 16 के अंतर्गत निर्मुक्ति का आदेश दिया जाता है, 21 के अंतर्गत आदेश होता है, 24(2) के अंतर्गत आदेश होता है। तो अगर इस तरह से कोई भी आदेश हैं और पीड़ित हैं, तो उसके लिए उपचार दिया गया है। तो उपचार दिया गया है धारा 10 में। तो अगर धारा 8 के संबंध में इस तरह के विवाद हैं जो धारा 8 के अंतर्गत आते हैं, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा, और यह प्रार्थना पत्र जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो 30 दिन के भीतर, विवाद उत्पन्न से होने से 30 दिन के भीतर धारा 10 के अंतर्गत जिला जज को अपील कर सकता है। भाई अगर 16, 21 और 24 के अंतर्गत कोई आदेश है तो जिला मजिस्ट्रेट साहब देंगे, तो आप धारा 10 के अंतर्गत जिला जज के यहाँ अपील कर सकते हैं। 5, 6, 7 के संबंध में कोई विवाद है, आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। इस संबंध में अगर कोई आदेश आया है, कोई निर्णय आया है, उससे आप पीड़ित हैं, तो भी आप धारा 10 के अंतर्गत जिला जज साहब के पास जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि धारा 8 में अगर कोई विवाद है तो जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट का अगर आदेश आपके पास आ जाता है और उससे भी आप पीड़ित हैं, तो फिर आप धारा 10 के अंतर्गत जिला जज साहब के पास जाएंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर 2 है 4 to 10 कंप्लीट होता है। अभी सेक्शन 9A बचा हुआ है। सेक्शन 9A बात करता है सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए गए वाणिज्य भवनों के किराए के पुनरीक्षण की बात करता है। तो धारा 9A पुनरीक्षण की बात करता है। तो ये जो सेक्शन है इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ना जरूरी है, आपको खाखा आ जाएगा। बस इसमें आपको 10% याद रखना है। सार्वजनिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं द्वारा कोई अगर किराया दिया गया है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, मान लीजिए कोई धर्मशाला है, कोई वक्फ है, कोई मंदिर है, कोई ट्रस्ट है, उसने कुछ दुकानें बनवा रखी हैं, किराए पर दे रखा है, और उस किराए से जो किराया आता है उसका वो संचालन करता है अपने ट्रस्ट का, संस्था का, धार्मिक संस्था का। तो अगर इन लोगों के द्वारा कोई किराएदारी दी जाती है तो वो धारा 9 के अंतर्गत आते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट किराए को पुनरीक्षित करते हैं, तो इस पे पावर जिला मजिस्ट्रेट को है। ज़्यादातर सेक्शन में जिला मजिस्ट्रेट को पावर है। और ये भी ठीक उसी तरह किराए को तय करेंगे कि जो भी बाजार मूल्य होगा उसके 10% का 12वां हिस्सा ही, यहाँ पर भी जो व्यवस्था है इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वही व्यवस्था यहाँ पर भी लागू की गई है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत। तो इसको आप देख लेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि जो आवासीय मकान हैं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इनके मानक किराए में कोई डिफरेंस है, तो जो मानक किराए का निर्धारण करने की व्यवस्था है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 9 के अंतर्गत इसमें बता दिया गया है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 10 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है। 2-3 वीडियो के बाद ये एक्ट आपका समाप्त हो जाएगा। और अगर आप मेरे वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं तो ये एक्ट आपके टिप पर आ जाएगा।
इजी भी आपको लगने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा वादा है कि अगर आप वीडियो सुनते हैं तो रेंट कंट्रोल एक्ट या कोई भी मेरा लोकल एक्ट जिसका आप वीडियो देखते हैं वो आपको रट जाएगा। बस सिर्फ ध्यान से सुनने की बात है। कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा ये मेरा प्रयास लग रहा है आपको? अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो अगर मैं देता हूं तो भी, और अगर मैं थोड़ा सा गैप करके देता हूं तो भी आपको कम से कम पता तो लग जाएगा कि आज कोई वीडियो आया है। लाइक कमेंट के लिए मैं कहता रहता हूं, लेकिन आपका रिस्पांस बहुत नाम मात्र के मिल रहे हैं। रिस्पांस आपके जैसे भी हो, अच्छे या बुरे, किया करें, उससे मैं कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।